Good morning, everyone. Today we are going to study mutual induction. See, mutual induction is a phenomena of production of induced EMF in one coil due to a change of current in the neighboring coil. Consider two coils P and S. Consider this coil. This one coil is P and this one coil is S. Why P and S? Why not A and B? This I will tell you. The coil P is connected in series to a battery B, like this, and a key. This is a variable value coil, variable resistance coil. Some variable resistance is added so that we can change the potential or the current from this battery. The coil S is connected to a galvanometer so that we can see whether some kind of current is generated or not. Now, why it is P, why it is S? This P is called primary, just because we are giving it some source of energy, the current, and this is called secondary. Alright, when a current flows through coil P, it produces a magnetic field which produces a magnetic flux through coil S. I am again repeating, when a current flows through coil P, it produces a magnetic field which produces a magnetic flux through coil S. Alright, if the current in the coil P is varied, the magnetic flux linked with the coil S also changes. Why? This will generate some kind of magnetic field. फील्ड होगा तो फील्ड लाइंस होंगी. अब अगर इसका हमने करंट चेंज किया तो फील्ड लाइंस में परिवर्तन होगा. अगर हमने करंट बढ़ाया देन फील्ड लाइंस विल इंक्रीज. Field lines from generated from here will increase. So flux, field lines या magnetic flux linked with S secondary will also change. How? मान लीजिए हमने करंट यहाँ से अभी कुछ जनरेट किया तो ये फील्ड लाइंस इसमें ऐसे बनी, ठीक है ना, ऐसे बनी. तो ये फील्ड लाइंस आगे भी तो बनेंगी. देखिए मान लीजिए जैसे ये करंट की फ्लो की डायरेक्शन है और ये इसमें ऐसे होके जाती है, यानी इसमें ये क्लॉकवाइज होके जाती है, ऐसे होके ये नीचे की ओर जाती है, ठीक है ना. क्लॉकवाइज है तो दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी साउथ. ऐसे करंट में क्लॉकवाइज अगर ऐसे होके जा रही है तो, ठीक है ना, दिस मच गोइंग डाउनवर्ड, देन दिस विल बी नॉर्थ. सो फील्ड लाइंस यहाँ ऐसे फील्ड लाइंस इधर से जनरेट होंगी, ठीक ना. नाउ आई एम इंक्रीजिंग द करंट, सो फील्ड लाइंस विल गेट हियर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, हियर ऑल्सो. यहाँ फील्ड लाइंस इस तरह से जनरेट होंगी. Just because field lines is generated here also, so flux linked with S is generated. So just because flux is linked with this is changing, हमने करंट को बढ़ाया. तो देखिए EMF, एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, ये जितने भी हमने इंड्यूस्ड EMF पढ़े ये तभी इंड्यूस हो रहे होते हैं केवल उतना देर के लिए जितना देर के लिए फील्ड लाइन बढ़ रही होती है या घट रही होती है. एक बार 10 फील्ड लाइन बन गई, उसके बाद 10 से ना 11 हो रही है ना 9 हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब उसमें करंट 0 रीडिंग देगा. लेकिन 10 से 11, 12, 13, 14 ऐसे फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इनफाइनाइट बढ़ती चली जा रही हैं. तो जितना तेज़ी से इंक्रीज करती हैं कम टाइम में, d∅/dt हमने फॉर्मूला पढ़ा, dt इज स्मॉलर, d∅ इज फ्लक्स लिंक विद कॉइल इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, देन करंट विल बी, EMF विल बी मैक्सिमम, सो द करंट रीडिंग विल बी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है. अब ये तो एक डायरेक्शन में हो गई. अब मान लीजिए हमने इसमें करंट को कम होने करना शुरू किया तो यहाँ फील्ड लाइंस घटने लग गई, तो अब फिर से यहाँ पे करंट रीडिंग आएगी. बीच में देखिए मान लीजिए मैंने एक कांस्टेंट करंट करके स्विच को ऑन करके छोड़ दिया, तो एक समय बाद इसमें करंट मैक्सिमम हो चुकी है, यानी इसमें जितनी फील्ड लाइन बननी थी बन चुकी हैं, यानी इसमें भी जितनी फील्ड लाइंस लिंक्ड होनी थी हो चुकी हैं. अब यहाँ रीडिंग फिर से क्या शुरू करने लगा, 0 शो करने लगा. फिर से हमने इस बार स्विच ऑफ किया या करंट को हमने कम किया,
करंट को जितना रैपिडली हमने कम किया उतना ही रैपिडली फील्ड लाइंस कम होने लग गई। तो अब ये वाली कॉइल जो है ये क्या चाहेगी कि ये जो करंट फील्ड लाइंस कम हो रही हैं इसको ना होने दिया जाए। तो ये उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले से फील्ड लाइन बनी थी, अपनी खुद की फील्ड लाइन जनरेट करेगा, ठीक है। और इस जनरेशन के कारण फिर से करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस बार प्रीवियस वाली डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर पहले इधर जनरेट किया, यानी करंट गैल्वेनोमीटर में राइट शो किया था, तो घटते वक्त लेफ्ट साइड में शो करेगा, यानी उल्टी करंट बहेगी इसमें, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज म्यूचुअल इंडक्शन। ऑलराइट, द कॉइल P is called primary coil and the coil S is called secondary coil. Now what is coefficient of mutual induction? See, current is generating due to this change in EMF is generated due to this change in current. So flux linked with second coil is changing. So magnetic flux linked with secondary coil is proportional to current in the primary coil. यही तो हुआ. So if I say this is flux phi, current in first is I, so if phi is proportional to I, and we can reduce this proportionality with equality sign having some coefficient of proportionality, that is coefficient of mutual induction, capital M, where M is what? Capital M is what? Coefficient of mutual induction, और इसको एक नाम और कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. ऑलराइट, सो just because this is mutual inductance, so this phi, one more thing is there, as we know E is proportional to minus d phi, E is equals to minus d phi by dt. This implies E can also be written as d phi by dt, d by dt ले लो, M is a constant, minus M di by dt. Changing current with changing time produces magnetic induction या mutual induction. Alright, so the mutual inductance of two coils is numerically equal to the magnetic flux linked with one coil when a unit current passes through the other coil. Simple. So if di by dt is unitary, means 1, means change in current with time is 1, then E is equals to minus M. हम कह सकते हैं ना, यहाँ 1 रख दें. So this is, we can define the mutual inductance of two coils is numerically equal to the magnetic flux linked with the one coil when a unit current passes through the coil in unit time. ठीक है ना, तो यही एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा. Now next is units of mutual inductance. So what will be the unit of mutual inductance? As we know, M is equals to E by di by dt. So simply it says volt upon ampere per second. Alright, so this will be equals to 1 volt second per ampere, and this is what? Nothing but 1 Henry. 1 कैपिटल H हेनरी. ऑलराइट, सो इसको भी हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था. द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ एन इंड्यूस्ड EMF of 1 volt is set up in one coil when the current in the neighboring coil changes at the rate of 1 ampere per second. ठीक है, तो इसके भी डेफिनेशन हम पहले जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के बनाए थे वैसे ही बना सकते हैं. देखिए, इसकी अगर डेफिनेशन लिखना हो 1 हेनरी की, क्या लिखेंगे? द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज said to be 1 Henry
if an induced EMF of 1 volt is set up in one coil, when the current in the neighboring coil changes at the rate of 1 ampere per second. Right, simple. Now, what is mutual inductance of two long solenoids which are placed coaxially? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 2015, 2016, 2017 एंड 2018 4 साल लगातार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आया है. ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस? इट इज सेइंग टू कॉइल्स आर देयर, टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स आर देयर विच आर कपल्ड टुगेदर. मतलब एक के ऊपर एक प्लेस किए गए. मान लीजिए एक सोलेनॉइड है जिसकी रेडियस कम है. ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड था, कुछ इसकी लेंथ कुछ रही होगी, एल लेंथ है इसकी, ठीक है ना, एल लेंथ का सोलेनॉइड था. इसमें कोई करंट इधर से नहीं, ऐसे I1 करंट बह रही थी. I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस. This has length L and cross, if it has radius R1, radius from here to here it is, if I say radius, sorry, ये डायमीटर मैं बना रहा हूँ तो 2R यानी 2R1 यानी रेडियस R1, ठीक है. Now another coil having same length, another coil having same length is wounded over this. अब देखिए मैं एक और कॉइल बना रहा हूँ जो कि इसके ऊपर वाउंडेड है, जिसकी लंबाई तो सेम है बट इट हैज़ सम डिफरेंट रेडियस. इट हैज़ डायमीटर 2R2, तो ऑब्वियस है रेडियस क्या होगी, 1R2. इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है I2, करंट दूसरे वाले में से चेंज हो रही है. इसको मैंने S2 कहा सोलेनॉइड, इसको मैंने S1 कहा. कलर्स अलग हैं तो आप आसानी से इसको जज कर सकते हैं कौन सी किस वाले को डिनोट कर रही है क्वांटिटीज. नाउ कह रहा है कि एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराने से दूसरे सोलेनॉइड में जो ईएमएफ जनरेट होता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच का कितना होगा. इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी पहले वाले में करंट के कारण दूसरे वाले में म्यूचुअल इंडक्टेंस, और अगर हम पहली इस वाली में करंट फ्लो कराएं तो इस वाली में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा. तो इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके लिए हमें सबसे पहले इंडिविजुअली 1 बाई 1 दोनों की स्टडी करनी पड़ेगी. तो हम सबसे पहले ये मान के चलेंगे कि ऊपर वाली ये जो ये वाली करंट है ये पहले होती है और इसके अंदर कोई करंट नहीं है फर्स्ट वाली में. तो हम ये लिख लेते हैं, ये लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स कहलाते हैं. लेट, ये देखिए लेंथ दोनों की L ही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. लेट L लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए. सेकेंड, R1 R2 रेडियाई प्लूरल of the two solenoids. Area will be, area first one will be pi R1 square पहली वाली का, एंड सेकेंड वाली का आप समझ ही रहे हैं, दूसरी वाली का क्या होगा, pi R2 स्क्वायर. If N1 and N2 are number of turns for S1 and
S2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देन अब देखिए यहां से शुरू होता है, हम एक टाइम वेरिंग करंट, टाइम के साथ बदलने वाली करंट I2 फ्लो कराते हैं अपने सेकेंड कॉइल में। फर्स्ट वी pass a time varying current, pass a time varying current I2 through S2. See, the magnetic field will set up inside S2, क्योंकि S2 में करंट आई तो S2 में मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू I2. नाउ दिस हाउ मच दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी, B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। मान लीजिए इस मीडियम की परमिएबिलिटी जो है वो म्यू नॉट है, देन म्यू नॉट इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N, if this N is N2, N2 is equals to N total N2 number of turns divided by the length. ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है अगर आपको याद हो इस फॉर्मूले को तो, और मल्टीप्लाइड बाय द करंट I2. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट coil. Now magnetic field is generated in this S2. This magnetic field have magnetic flux, so the magnetic flux will be shared with this S1 also, जो पहले वाले कॉइल के साथ भी शेयर करेगा. अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे लिंक करेंगी सेकेंड वाले से S1 से. अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करता है ये किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे. तो हम देखेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड. देखिए सारा ही फील्ड लाइंस S1 से नहीं कनेक्ट होंगी, केवल एरिया और टर्न्स पे डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या फ्लक्स लिंक होंगे. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सोलेनॉइड S1 कितनी होंगे? 5 मान लीजिए, 5 कह देते हैं उसको, पहले वाले से लिंक्ड है. तो ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है जो सेकंड वाले ने जनरेट किया है, एरिया ऑफ द फर्स्ट कॉइल, ठीक है ना, फर्स्ट कॉइल का एरिया मैं इसको A1 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, एंड मल्टीप्लाइड बाई ये दूसरा क्या होगा? देखिए एरिया जो A1 है और N1 यानी पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न्स. तो अब ये कितना होगा? मान लीजिए इसको मैं A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरिया को. तो अब यहाँ पे B2 की वैल्यू रख दें म्यू नॉट N2 I2 और A1 N1, ठीक है. तो इतना हो गया. अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या देखा? फाई इज इक्वल्स टू, सिंस यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाई इज इक्वल्स टू एम आई, तो एम इज इक्वल्स टू फाई बाई आई, ये होता है ना. तो अब यहाँ पे कौन सी करंट? ये वो करंट है जिसके कारण फील्ड लाइंस या फ्लक्स जनरेट हुआ है, यानी इस बार I2 है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, यानी दूसरे वाले जो हमने जिसको 1 वाले से लिंक माना है, इस वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस इस वाले के रिस्पेक्ट में, जिसमें करंट था उसके रिस्पेक्ट में, कॉइल 2
इज M12, देखिए इसको नॉमेनक्लेचर पढ़िए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इट इज इक्वल्स टू phi 1 डिवाइडेड बाई I2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ I2 से डिवाइड करेंगे तो म्यू नॉट N2 AN, यही बचेगा, म्यू नॉट N2। देखिए एरिया A1 की जगह मैंने यहाँ क्या यूज़ किया था, एरिया A यूज़ किया था, तो मुझे A ही रखना है, A और N1, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब स्मॉल n2 की वैल्यू मैं आगे लिख ले रहा हूँ। देखिए पहले स्मॉल n2 की वैल्यू, स्मॉल n2 इज इक्वल्स टू, ये था ना कैपिटल N2 बाई L, तो यानी स्मॉल n2 की जगह यहाँ क्या पुट करना है, कैपिटल N2 बाई L, देन दिस बिकम्स सी M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, phi 1 बाई I2, म्यू नॉट N1 रहेगा ही, N2 स्मॉल n2 की जगह कैपिटल N2 बाई L रख दिया, A रहेगा ही और L, A इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फर्स्ट कॉइल। नाउ एज दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ फर्स्ट कॉइल, ठीक है ना, ड्यू टू सेकेंड। अब इसी को हम उल्टा अगर समझें कि मान लें कि पहले हमने करंट इस वाले में फ्लो कराई थी और फ्लक्स लिंक हम इस वाले में चेक करना चाहते हैं, तो इस बार सेकेंड केस, नाउ करंट फ्लोइंग इन S1 and flux linked with S2, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मान लीजिए करंट कितनी बह रही है पहले वाले में I1, ड्यू टू I1, जैसे हमने इसी प्रोसेस को उल्टा कर रहे हैं, नीचे वाले में करंट फ्लो करा रहे हैं I1, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी, फील्ड ड्यू टू I1 विल बी B इज इक्वल्स टू, यानी ये B1 कहलाएगा, म्यू नॉट स्मॉल n1 वही है टोटल n1 बाई L, उसी चीज़ को कोरिलेट करिएगा, दिस वन। नाउ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी हाउ मच, टोटल फ्लक्स linked with outer solenoid, कितना होगा, S2 phi 2 B1, वो कितना एरिया केवल जो यहाँ से जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं, वो एरिया कितना, जो कपल्ड एरिया है दोनों के बीच का, वो कितना है, वही A ही है, क्योंकि छोटा वाला एरिया ही तो दोनों में कोरिलेटेड है, तो A ही रखेंगे यहाँ पे। N2 मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले के कारण, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दूसरे वाले के कारण, और उनका दोनों एरिया जो कॉमन है वो जितना लिंक्ड है, म्यू नॉट A तो वही रहेगा, B की जगह म्यू नॉट N1 I1 मल्टीप्लाइड बाई A N2, ठीक है ना, ये A N2 ये वाला है। उसके बाद इसको अगर हम सबको साथ में जोड़ते हैं और N1 की वैल्यू कैपिटल N1 बाई स्मॉल l रखते हैं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, और ये I भी साथ में, I1 साथ में रहेगा। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस of coil 2 with respect to coil 1, है ना, अब उल्टा हो गया, सो दिस M21 इट इज इक्वल्स टू phi 1 सेकेंड है ना, तो phi 2 डिवाइडेड बाई I1 हो जाएगा ये, दिस बिकम्स
I1 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वाला एक्सप्रेशन केवल बचेगा म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। यहाँ आपको एक का ध्यान रखना है कि ये वही एरिया है जो दोनों के बीच में कॉमन है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, बट छोटा वाला जो है वही एरिया तो दोनों के बीच में लिंक्ड है। दिस इज इक्वल्स टू ये M12 ही तो है, यानी इसका मतलब M12 M21 के बराबर होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले और दूसरे में बराबर होता है। दिस फैक्ट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। जितना फ्लक्स पहले से दूसरे मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहाँ पे देखिए किन किन चीज़ों पे m डिपेंड करता है, तो हम देख पा रहे हैं N1 N2 पे, या इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। यहाँ देखिए m इज प्रोपोर्शनल टू, इसको देखिए किया क्या है, m को m1 2 को और m2 1 को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस m इज प्रोपोर्शनल टू n1 n2, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कॉमन, ये ध्यान दीजिएगा, क्रॉस सेक्शनल, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। थर्ड होता है रिलेटिव सेपरेशन। जितना ज़्यादा उनके बीच का सेपरेशन होगा दोनों कॉइल्स के बीच का, उतना कम उनके बीच का फ्लक्स लिंक होगा, और जब फ्लक्स लिंक कम होगा तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कम होगा। फोर्थ वन इज रिलेटिव ओरिएंटेशन। टू कॉइल्स, क्योंकि ओरिएंटेशन अगर ऐसा कर दें कि मिनिमम एरिया उन दोनों का कांटेक्ट में हो या फिर आपस में लिंक हो, तो m मिनिमम होगा। और इस केस में जब एक दूसरे के ऊपर फुल्ली ये ऐसे कपल्ड होते हैं, तब इसका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आपस में कोरिलेट कर रहा होता है या एक दिशा में होता है, तो इनका मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। और फिफ्थ है परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। कोर मटेरियल, तो परमेबिलिटी ऑब्वियसली म्यू नॉट, जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं वो परमेबिलिटी है, किस मटेरियल का कोर है। ठीक है ना, कोर मतलब उसको सपोर्ट के लिए कौन से मटेरियल के ऊपर वाउंडिंग की गई है उस कॉइल की। तो ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस। थैंक यू।